हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग अभी डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक को कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में से 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को कवर कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। तो अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखें तो कृपया जाके उन वीडियोस को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के 3rd इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है यानी टू ड्राइव फिजिकल रिलेशन फ्रॉम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन है तो उस गिवन फिजिकल क्वांटिटीज का हम फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और अगर आपको ये चीज पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है तो आप उस गिवन फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, पी क्यू, और ये जो पी क्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए बी और सी पे। ठीक है, यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू है वो ए बी सी फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। अगर आपको इतना पता है कि वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है तो इस फिजिकल क्वांटिटी का उनके फैक्टर के साथ रिलेट करके हम क्या कर सकते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने इससे पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज इससे के बाद इसके पिछले जो वीडियोस है उस वीडियोस को आप जाके देखिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ऑल द टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन आर हैविंग सेम डायमेंशन, यानी अगर कोई फिजिकल रिलेशन हमने ड्राइव किया है तो उसके सारे जो टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन जो है वो सेटअप कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो स्टूडेंट हम लोग के सामने क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी एग्जांपल 2.17 का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। यानी स्टूडेंट यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है और वो स्ट्रिंग के साथ उसका बॉब क्या है, अटैच्ड है, और ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है किसके अंडर में, तो ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो ये अगर अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है तो क्या होगा, एक ऑसिलेशन में वो कितना टाइम ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। उसको डिनोट किससे करते हैं, टी से। ठीक है, आगे बोला सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, यानी ये जो टाइम टेकन है इसका वन ऑसिलेशन का, उसको हम लोग बोल रहे हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे, है ना। यानी टी किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, मास ऑफ द बॉब यानी बॉब के मास पे, एम पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट मीन जी पे। ठीक है, तो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो आपको टाइम पीरियड का क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना, यानी एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो हम लोग पढ़ भी चुके थे कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें ये पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी का एक इक्वेशन यानी एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें फिजिकल क्वांटिटी गिवन है वो क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और ये जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो एल, एम और जी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसका एक एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि लेट कर लेते हैं, हमें किसका फॉर्मूला फाइंड करना है, टी का, जिसको हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले टी। अब ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो एल, एम, जी पे, तो इधर हम लोग लिख दिए एल, एम और जी। ठीक है, अब देखिए ये जो एल है वो टी में कितना बार इन्वॉल्व है हमको नहीं पता है, तो इसका पावर हमने क्या लिख दिया, ए। ठीक है, अब ये एम कितना बार इन्वॉल्व है नहीं पता, तो हम लोग बी, और जी कितना बार इस टाइम पीरियड में इन्वॉल्व है हमको नहीं पता है, तो इसका पावर हमने कितना लिख दिया, सी। ठीक है, और यहाँ पे एक साइन दे देंगे प्रोपोर्शनलिटी का। क्लियर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम लोग हटाएंगे तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा के, एल का पावर ए, एम का पावर बी और जी का पावर क्या हो गया, सी। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वेयर
के इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, और ए बी सी यहां पे क्या है, अननोन क्वांटिटी, क्लियर, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, तो टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग डायमेंशन लेंगे, एलएचएस का भी और आरएचएस का भी। बट यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे डायमेंशन, वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखेंगे वो एमएलटी के फॉर्मेट में लिखेंगे। किसके फॉर्मेट में लिखना है, एमएलटी के फॉर्मेट में। तो देखिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, टी, लेकिन जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे हम एमएलटी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, m0 l का पावर 0 और t का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, l लेंथ है, बट एमएलटी के फॉर्मेट में लिखना है। तो m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर क्या हो जाएगा, 0, और पावर कितना है देखिए पूरे का a है ना। इसी तरह m का लिखेंगे, तो m का पावर क्या होगा 1, l का पावर 0, t का पावर 0 और यहाँ पे पूरे का b है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है तो डायमेंशन L इनवर्स 2, यानी m का पावर 0, L1 t इनवर्स 2 और पूरे का पावर क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जितने भी एमएलटी हैं यानी मास है, तो उनका पावर एक जगह पे है ना, पूरे मास को एक जगह पे, L को एक जगह पे और t को एक जगह पे। तो थोड़ा देखते जाइए कैसे करना है, m0 t0 L0 t1। ठीक है, देखिए m, अब इसका जितना भी पावर है उसको एक जगह पे, तो a को, ये a तो सबका पावर है ना, तो a का अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर देखिए b का 1 से तो क्या हो जाएगा प्लस b, फिर c का 0 से तो क्या मिलेगा 0, ये पूरा m कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह l का लेना है, तो l का देखिए पावर a का 1 से करेंगे तो a हो जाएगा, फिर b का 0 से करेंगे तो 0 है ना, फिर c का 1 से करेंगे तो c, l कंप्लीट। अब t लेना है, तो t a का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, फिर b का 0 से तो अगेन 0 और c का -2 से तो क्या हो जाएगा -2, पूरा लिख लिए एमएलटी। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, किसका, तो मास का मास के साथ, लेंथ का लेंथ के साथ और टाइम का टाइम के साथ, क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए जब हम मास को मास के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल होता है ना। अगर बेस बराबर है तो हम लोग पढ़े भी हैं कि उसका जो पावर होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए m का पावर कितना है 0, ठीक है, m का पावर क्या हो गया यहाँ पे 0, और इधर क्या है m का पावर b है, तो यानी इक्वल टू b, इट मींस कह सकते हैं b इक्वल टू 0, क्लियर स्टूडेंट। अब उसी तरह हम लोग L को कंपेयर करते हैं, तो देखिए इसका यहाँ पे पावर कितना है 0 है, और यहाँ पे a प्लस सी लिख सकते हैं, यानी इक्वल टू क्या हो गया a प्लस सी है ना, यानी a प्लस सी इक्वल टू 0। थर्ड नेक्स्ट देखते हैं टाइम का, देखिए यहाँ पे पावर कितना है 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा इक्वल टू -2c है ना, तो c का यहाँ से निकाल लेते हैं, तो c का अगर हम लोग निकालेंगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 है ना, c का कितना आ गया -1/2। अब ये यहाँ पे अगर रख देंगे तो a का हम लोग को क्या मिल जाएगा 1/2 है ना, प्लस, क्लियर है। तो a का वैल्यू आ गया 0, a का वैल्यू 1/2, b का 0 और c का -1/2। अब जितना भी वैल्यू आया a b c, ये सारा वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c in a equation 1 we get, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू क्या है k, l का पावर a, m का पावर b एंड g का पावर c। तो k l का पावर a, m का पावर b और g का पावर c, ठीक है। तो t इक्वल टू k एज इट इज रहेगा, l a का पावर a, तो a का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l 1/2, फिर m का पावर क्या है b और b का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, और g का पावर c और c का वैल्यू -1/2, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 है ना। अब देखिए किसी का भी अगर पावर लेट x का पावर 0 तो ये क्या हो जाता है 1, तो m का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो उसका कहानी खत्म है ना।
तो T इक्वल टू के, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L 1/2 को, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर रूट L, और इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये वाला पूरा जो पार्ट है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर G। क्लियर है। अब इस पूरे पार्ट को हम लोग अगेन लिख सकते हैं T इक्वल टू के द रूट L अपॉन G। ठीक, अब K का यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, K का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना होता है, 2 पाई। तो यहाँ पे रख देंगे, तो देयरफॉर T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला समझ में आया। तो ये इक्वेशन आ गया, एक्सप्रेशन आ गया किसका, टाइम पीरियड का। तो इस तरीके से अगर हमको कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है और अगर हमको पता है कि वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। और ये एक पूरा तरीका है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, हमको एक रिलेशन एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ, लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ द स्ट्रिंग। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। यानी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है टेंशन, टेंशन मींस फोर्स पे, है ना। तो ये एफ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी एल पे। एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू, है ना, ऑफ द स्ट्रिंग, यानी म्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो म्यू है वो मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ, एल और म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, फार्मूला फाइंड करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता है और हमें ये पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे और जिस फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला हमें निकालना है उसको पहले लिख देंगे और फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है उसको लिखना है। तो एफ, एल और म्यू। अब ये एफ फोर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी में कितना बार इन्वॉल्व है नहीं पता, तो इसका पावर क्या करेंगे, ए। अब ये एल फ्रीक्वेंसी में कितना बार इन्वॉल्व है नहीं पता, तो पावर बी। इसी तरह म्यू का पावर सी। और क्या साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हमारा क्या है, के। एफ का पावर ए, एल का पावर बी और म्यू का पावर क्या हो गया, सी। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, के क्या है, कांस्टेंट है। और ए, बी और सी यहाँ पे क्या है, अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, अननोन क्वांटिटी है। क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, तो टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं वो एमएलटी के फॉर्मेट में लिखते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। बट हम लोग लिखेंगे किस फॉर्मेट में, एमएलटी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर -1। ठीक है, राइट हैंड साइड तो देखिए k कांस्टेंट है तो k का डायमेंशन नहीं होता है। f क्या है, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, m l t इनवर्स 2। ठीक है, m का पावर कितना है, 1, l का पावर कितना है, a। अब पूरे का पावर 1 और पूरे का पावर है a। l क्या है, लेंथ है। बट एमएलटी के फॉर्मेट में तो m0, l1, t0 और पूरे का पावर हो गया b, है ना। अब म्यू देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मास पर यूनिट लेंथ, है ना। एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेडियंट। ठीक है, टॉपिक क्या पढ़े थे, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट
लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मास पर यूनिट, क्या बोला, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया मास अपॉन लेंथ, है ना। तो इस पूरे का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m अपॉन l, यानी m l इनवर्स। क्लियर है। तो MLT के फॉर्मेट में लिखेंगे तो m1 l इनवर्स t0 और पूरे का पावर क्या हो गया c। क्लियर स्टूडेंट, ये चीज थोड़ा समझ में आए तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर इस तरह से पर यूनिट लेंथ वाला आ जाता है तो फिर पर यूनिट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट, है ना। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको ऊपर अपॉन लेंथ कर देना है, डायमेंशन निकाल लेना है, पुट कर देना है। ठीक है। अब m0 l0 t का पावर -1, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, m का पावर पूरा एक जगह पे, l का एक जगह पे, t को एक जगह पे लिख देना है। तो देखिए m, इसका पावर 1 है, 1 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, है ना। फिर देखिए 0 का b से करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 का c से करेंगे तो c मिलेगा। तो ये पूरा m कंप्लीट हो गया। अब l का लेते हैं, l का पावर कितना है 1, और ये तो a पूरे का पावर है, तो a का 1 से करेंगे तो a, फिर b का 1 से तो प्लस b, और c का -1 से तो -c, फिर t का, तो देखिए t का -2 का a से तो -2a, फिर b का 0 से तो 0 और c का 0 से तो 0। स्टूडेंट, अब क्या करना है, कंपेयरिंग, है ना, मास के साथ, मास का मास के साथ, लेंथ का लेंथ के साथ और टाइम का टाइम के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो m का m से करेंगे तो मास बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो देखिए इसका कितना है, पावर 0, इसका तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, तो देखिए a प्लस सी, ये 0 को हटा देंगे तो a प्लस सी, यानी a प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए l के साथ कंपेयर करते हैं, जिसका पावर इधर क्या है, LHS में 0 और RHS पे क्या, देखिए a प्लस बी प्लस माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी, यानी a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए टाइम को देखते हैं। टाइम का पावर इधर क्या है, LHS में -1 और RHS वाले पार्ट में देखिए -2, सिर्फ -2, ठीक है। तो -2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है। अब इस अगर a इक्वल टू 1/2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। क्लियर स्टूडेंट। अब ये दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो b का आ जाएगा, है ना। तो a के जगह पे 1/2 प्लस b एज इट इज माइनस, देखिए c के जगह पे -1/2 तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा b प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यानी b प्लस, तो एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा और फिर 2 इक्वल टू 0, तो यानी b प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स b इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये सारा वैल्यू कहाँ रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हमारा, f इक्वल टू k, f का पावर k, f का पावर a, l का पावर b और म्यू का पावर c, f इक्वल टू k। अब f का पावर देखिए a है, a का वैल्यू कितना है 1/2, है ना। तो f 1/2। क्लियर है। l का पावर b है और b का वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। और म्यू का वैल्यू देखिए क्या है, पावर c है और c का पावर -1/2, है ना। तो देखिए f इक्वल टू, अब हम लोग लिख सकते हैं k, f का पावर कितना 1/2, तो इसमें रूट में लिख देते हैं इसको, तो रूट f। अब ये l इनवर्स है तो ये l कहाँ चला जाएगा, नीचे, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी 1/2 है बट ये माइनस में तो नीचे चला जाएगा, और लिख सकते हैं हम इसको म्यू, है ना। अब इसको अगर अच्छे सजा के लिखें तो k/l, और लिख सकते हैं स्टूडेंट f/म्यू, है ना। तो देयरफॉर f इक्वल टू k/l और रूट अंडर रूट f/म्यू। क्लियर स्टूडेंट।
ये आ गया रिलेशन किसका, फ्रीक्वेंसी का, किसके साथ, तो एल एफ और म्यू के साथ। क्लियर स्टूडेंट।